बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 इन्वेंटरी मैनेजमेंट और उससे रेलिवेंट प्रीवियस लेक्चर में हमारी डिस्कशन रही कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं कि कंपनीज अपने पास इन्वेंटरी को होल्ड करती हैं। उसके लिए तीन किस्म के हमारे पास रीजन मौजूद थी। उनमें सबसे पहली रीजन हमारे पास होती है इन्वेंटरी होल्ड करने की ट्रांजैक्शन मोटिव्स। सेकंड हमारे पास होती है प्रिकॉशनरी मोटिव्स एंड द थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव मोटिव। उसके बाद हम लोग आ गए थे इन्वेंटरी की कॉस्ट वगैरह के ऊपर। तो परचेज कॉस्ट तो हर हाल में आपको पड़ती है, वो आप लोगों ने इन्वेंटरी की कॉस्ट को कैसे मेजर करना है इन्वेंटरी वैल्यूएशन में आप लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडिशनल कॉस्ट हैं जो आप लोगों को बेयर करनी पड़ती हैं। उनमें एक कॉस्ट हमारे पास होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट हमारे पास होती है होल्डिंग कॉस्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल है, हमने उनको कैसे डिटरमिन करना है, उन तमाम चीजों के बारे में सीख लिया था। आई होप के किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होना भी नहीं चाहिए। आज का जो हमारा लेक्चर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर, मतलब आपके आई कैप में एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफर्म है कि आपसे EOQ के बारे में पूछा जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इससे रेलिवेंट एक अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। तो इसकी वेटेज ना मतलब 10 मार्क्स तक चली जाती है, 8 मार्क्स 10 मार्क्स तक इसकी वेटेज चली जाएगी कि आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका मकसद क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का? बेसिकली एज अ बिजनेसमैन मेरा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के मेरे पास बहुत से मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड है कि मैं अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दूं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। कि अगर मैंने अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया, ये पॉसिबल है कि पर यूनिट मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूंगा ना, तो टोटल मेरा रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी डिक्रीज हो कि मेरे पास उतने कम कस्टमर आएंगे, मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो हम लोग अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं करते मार्केट में कंपटीशन की वजह से। तो अब एक बिजनेसमैन क्या करता है, मतलब अगर दो डिफरेंट बिजनेसमैन हैं तो वो सेम प्रोडक्ट के ऊपर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? जो अपनी इन्वेंट्री को बेस्ट वे में यूटिलाइज करेगा, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, उसके ऊपर डिस्काउंट्स वगैरह को देखेगा, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और उसकी होल्डिंग कॉस्ट पे भी उसकी नजर होगी। वो शॉपकीपर, वो बिजनेसमैन हमेशा ग्रेटर प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हर बिजनेसमैन ये सोच रहा होता है कि उसने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट आपके पास आता है ना, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भाई एक तो आपने ये चीज देखनी है कि वो इन्वेंट्री आपको कौन कौन से सप्लायर से कितनी कितनी अमाउंट में मिल रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन साथ में आपने ये देखना है कि भाई इसको ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी आएगी, इसको होल्ड करने की कॉस्ट कितनी आएगी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से मुराद है कि पर ऑर्डर मैं कितनी क्वांटिटी अपने सप्लायर से मंगवाऊं, मतलब ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, कि अगर मैं उसको ऑर्डर करने लगा तो मैं उसको 1000 यूनिट कहूं, 1200 कहूं, 2000 कहूं, 5000 कहूं, इस पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर आपकी कॉस्ट हमेशा मिनिमम, मतलब इससे कम मंगवाओ तो भी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा मंगवाओ तो भी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि अगर आप लोग ऑर्डर करें तो आपको जो एनुअल इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो मिनिमम पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बचपन में क्यूएम के अंदर आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी क्वांटिटी जहां पर आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट के इक्वल हो जाए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। कि किसी भी बिजनेसमैन को लॉस से जब हम लोगों ने बचाना होता था तो हम उसे कहते थे कि एटलीस्ट इतने यूनिट जरूर आपने सेल करने हैं और इसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऑलराइट, जहां पर ये एक किस्म का ऑप्टिमल ऑर्डर साइज होता है आपका, ऑप्टिमल ऑर्डर साइज। आपने ये लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑप्टिमल सॉल्यूशन पढ़ा था, वो बिल्कुल ऐसे ही था
कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने पर हमारी कॉस्ट मिनिमम और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो ये ऑर्डर साइज बिल्कुल वैसा ही है, उन कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता ही है। लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। वैसे तो आप लोगों ने देखना है कि आपका ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए, इसको हमने फाइंड करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज हमारा कितना होगा। उसके लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है उनमें सबसे पहली चीज आती है एनुअल डिमांड कितनी है। अब ये वो चीज है जो अजम्पशन पर है कि मुझे क्या पता कि भाई आने वाले कमिंग ईयर्स के अंदर मेरे पास टोटल सेल्स कितनी होनी है। तो लाजमी बात है वो मैंने एक अमाउंट अज्यूम करनी है। उसके लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, अब वो भी तो अजम्पशन पे आ जाएगा। तो आपने देखना है कि आपकी एनुअल डिमांड कितनी है। एनुअल डिमांड को देखना है, आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देखनी है कि एक ऑर्डर करने की आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। और साथ में आपने देखनी है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब यहां पे मैंने एनुअल की बात नहीं की, एनुअल डिमांड, साथ में आप लोगों ने देखनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कि अगर एक ऑर्डर करूं तो कितनी कॉस्ट आएगी, और एक इन्वेंट्री आइटम को होल्ड करने की कितनी कॉस्ट है। मतलब इन टोटल नहीं, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड एनुअल डिमांड। ऑलराइट। अच्छा, ये काफी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड करने के तीन मेथड्स हैं हमारे पास, उनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ही कह दे कि ईओक्यू फाइंड करो यूजिंग टेबुलर मेथड, यूजिंग ग्राफिकल मेथड और यूजिंग फार्मूला मेथड। जो सबसे ज्यादा कॉमन है ना वो ये है मोस्टली कि हम लोगों ने मतलब 90% तक जो क्वेश्चन होगा ना वो फार्मूले के ऊपर होगा कि फार्मूला मेथड अप्लाई करते हुए आप लोगों ने ई ओ क्यू को डिटरमिन करना है। अब क्या है, आपने इससे पहले ना एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग ये चीज सॉल्व करके गए थे। यहाँ पर देखें तो आपको याद होगा कि हमारे पास ये डाटा दिया तो हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी देखा था, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को भी हम लोगों ने देखा था, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू को भी हम लोगों ने देखा कि तो टोटल हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या आएगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आप लोगों के पास परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट शामिल होती है। अब यहां पर इसी डाटा में से भी कुछ कुछ वैल्यूज उसने देख ली। अब यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल आई, कहते हैं व्हेन फ्यूअर ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, कि अगर हम लोग कम ऑर्डर प्लेस करें तो कम ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। इफ फ्यूअर ऑर्डर्स आर प्लेस्ड मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर अगर पहले 20 थे तो अब 10 कर दो। तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर 10 करने के लिए आपको क्वांटिटी पर ऑर्डर ज्यादा मंगवानी पड़ेगी। वो इस तरह से कहता है कि इससे पहले आप लोग अगर देखें आपके पास एनुअल डिमांड कितनी आ रही थी, 200,000 नंबर ऑफ यूनिट्स की थी। कहते हैं अबाउ एग्जांपल इफ ऑर्डर साइज इज 10,000 यूनिट्स द नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी, एनुअल डिमांड थी 200,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करूंगा तो टोटल ऑर्डर कितने बन जाएंगे मेरे पास, 20 ऑर्डर्स। अब अगर इसी चीज को यहां पर देखें, ये एनुअल डिमांड थी हमारे पास, यहां पर ये 200 पेयर्स एनुअल डिमांड थी, लेकिन पर ऑर्डर हम लोग कितने यूनिट्स मंगवा रहे थे, 5,000। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास कितने बने थे, ये देखें 40 ऑर्डर्स पर एनम। लेकिन कहते हैं अगर मैं इन ऑर्डर्स को कम कर तो उसके लिए मुझे ये 5,000 ही रखना पड़ेगा, मुझे पर ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब यहां पर देखें जब हमने कहा कि नहीं हम 5,000 ही मंगवाएंगे, हम 10,000 यूनिट से एक ऑर्डर में मंगवाएंगे, एनुअल डिमांड है 200,000 की, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई है। लेकिन अब चले इसका इफेक्ट देखते हैं। अब बजाहिर हमें यहां पर यह लग रहा है कि जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, am I right? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि अगर एक यूनिट की ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास पहले आ रही थी 11,000, ये देखें ये क्वेश्चन में गिवन था
जो हम लोगों ने डिटरमिन की थी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और वो थी हमारे पास 11,000। और ये 11,000 कैसे आया था? 8,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 8,000 प्लस डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर 3,000, तो मिला के एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आ रही थी हमारे पास? 11,000। अब जरा गौर करना, जब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 40 थे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही थी? 440। लेकिन जब मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 हो जाएंगे ये, तो फिर मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 220। ये बात समझ आई? तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे 180 की सेविंग हो गई है, जहां 180 कितना आ रहा था वो 440, 180 भी नहीं 220 की सेविंग हो गई है, कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हाफ रह गई है। जहां पे पहले मैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 4,40,000 रुपए की कर रहा था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डिक्रीज करने से अब मेरी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 220,000। आपको ये फर्क समझ आया? लेकिन अब बात ये आती है कि भाई मैं ऑर्डर 5,000 का करूं या 10,000 यूनिट्स का करूं, तो उसके लिए होल्डिंग कॉस्ट भी देखनी है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने डिटरमिन की थी। ये देखें, इसी डाटा से जो हम लोगों ने होल्डिंग कॉस्ट डिटरमिन की थी वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई थी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये वाली वैल्यू आई थी। अब इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिटरमिन की थी कि ये स्टोरेज कॉस्ट है हमारे पास, ये इंश्योरेंस वगैरह है पर आइटम, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई, तो इन टोटल होल्डिंग कॉस्ट ये बन गई है। अब होल्डिंग कॉस्ट, अगर आप लोगों ने टोटल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट देखनी हो, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 270.95। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री क्या है? ऑर्डर साइज मतलब क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्वांटिटी कितनी आ रही थी? 5,000 की। 5,000 का हाफ, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या बन जाएगी? 2,500। तो मेरे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या बनी? 677,375। ये बात समझ आई? लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट 10,000 मंगवाऊंगा तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? 5,000। तो ऐसा नहीं है अब मेरे पास स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो अब अगर मैं इसको 270.95 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 करूं, अब आपको ये पता है ये 5,000 कहां से आ रहा है? 10,000 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री 5,000। तो देखो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 135,4750। तो अगर आप लोग यहां पे गौर करो तो मेरी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो डबल हो जाती है। मेरी होल्डिंग कॉस्ट डबल हो गई, एक्सीड कर गई बाय, जबकि हमने बेनिफिट कितने का हो रहा था? ऑर्डरिंग कॉस्ट से बचत कितने की आ रही थी? जस्ट 220 की। ये बात पिक की आप लोगों ने? अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे जरा थ्योरी भी साथ साथ देखते जाएं। तो इन्होंने ना कुछ ऐसी ही कैलकुलेशन की, ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, यहां से ये आ गई आपके पास एवरेज इन्वेंट्री, ये टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ गई। तो कहता है अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट करूं तो ये टोटल मेरे पास बन जाएगी ये बात, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। अभी परचेज प्राइस को नहीं लेके आ रहा, अभी परचेज प्राइस को नहीं लेकर आना, आपने जस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट देखो, तो ये आपके पास टोटल ये बन रही है। और फिर वो कहता है ये इतनी अमाउंट हायर देन द वन कैलकुलेटेड एट 5,000 यूनिट, और 5,000 यूनिट पर जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तब हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ रही थी? ये देखें, ये टोटल, अभी परचेज प्राइस नहीं देखनी, अभी जस्ट कंपैरिजन करना है होल्डिंग कॉस्ट का और ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो 5,000 यूनिट पर ये टोटल वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास? ये दोनों ऐड करना, 1 1 1 1 1 1 7 3
75। अब ये जरा अपने कैलकुलेटर पे लिखे रहने देना, ठीक है। जबकि 1000 यूनिट पर ये टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास, 1574750। तो दोनों का जरा डिफरेंस देखना। तो देखो 457375 का इंक्रीज है इस कॉस्ट के अंदर। तो क्या आप लोग 1000 यूनिट की तरफ जाओगे? फिर नहीं, आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज कर दोगे, लेकिन अपनी होल्डिंग कॉस्ट को इंक्रीज नहीं होने। क्लियर? ये बात समझ आ गई? अब देखें यहां पर कहते हैं देयरफॉर एन ऑप्टिमल लेवल मस्ट बी डिटरमिन्ड एट विच द टोटल रेलिवेंट कॉस्ट इज। तो बेसिकली यो क्यू फाइंड करने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमने अपनी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट को मिनिमम करना है। और रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखो कहता है द ऑप्टिमम लेवल इज कॉल्ड EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसको फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपने पास डाटा, और फिर उसी डाटा को आगे यूज करके EOQ को फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखें एग्जांपल नंबर 4। इस एग्जांपल को जरा रीड करें, आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी चीजें गिवन है। यहां पर ये जो चीज है ना 6786, ये तो है उस इन्वेंट्री का कोड। मतलब जैसे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तो यहां पर उसने कहा कि वो जो इन्वेंट्री है ना वो है 6786। तो ये जस्ट उसका कोड है। फिर क्या कहता है, कंपनी यूजेस 40,000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम्स 6786 ईच ईयर। तो बेसिकली ये आपको मिल गई है उसकी एनुअल डिमांड, कि एनुअली उसको कितने नंबर ऑफ यूनिट चाहिए, 40,000। अब कभी आपको वो बता देगा मंथली डिमांड, आपने मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देनी है। कभी बताएगा वीकली डिमांड, आपने मल्टीप्लाइड बाय 52 कर लेना है। आपको एनुअल डिमांड चाहिए। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो मंथली डिमांड बता देगा, कभी कभी वो आप लोगों को वीकली डिमांड बता देगा। कभी ऐसा होगा कि वो आपको भाई जहां बात हो रही है रॉ मटेरियल की, वो आपको कहेगा कि फिनिश्ड गुड्स की जो डिमांड है वो 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है पर मंथ। बात सुन लेना जरा, कि फिनिश्ड गुड्स की जो डिमांड है वो 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स पर मंथ है, जबकि उस फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए 5 यूनिट्स रॉ मटेरियल लगता है। मेरी बात समझ आई है? एक फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए 5 यूनिट्स, वो किलोग्राम से भी हो सकता है, वो कुछ भी यूनिट्स हो सकते हैं, 5 यूनिट्स का रॉ मटेरियल लगता है। और आगे फिर बाकी स्टोरी शुरू कर देगा। तो भाई ऐसा नहीं है मैं 10,000 एनुअल डिमांड दूंगा, और ना ऐसा है कि मतलब यूज पे पर मंथ का तो मैं 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 120,000। नहीं, वो तो फिनिश गुड्स की डिमांड बनेगी एनुअल 120,000। भाई 120,000 की एनुअल डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 5। कि एक यूनिट बनाने के लिए 5 यूनिट चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 5। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो मेरे पास एनुअल डिमांड आ जाएगी 600,000। गॉट इट? वो फिर आपको डिटरमिन करनी पड़ेगी। अभी पहला पहला क्वेश्चन है तो उसने कहा चल यार मैं खुद बता देता हूँ। एनुअल डिमांड है मेरे पास 40,000। फिर कहता है द आइटम हैज अ परचेज कॉस्ट ऑफ ₹10 पर यूनिट। अच्छा, मोस्टली हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे होते। ईओक्यू को डिटरमिन करने के लिए हमें परचेज प्राइस से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि ये है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट उतनी ज्यादा प्राइस पे कर दूंगा ये। फिर द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर रीसप्लाई इज ₹2। अब एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 2। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और इसको डिनोट किया जाता है OC, O और C छोटा करके, और ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑलराइट, फिर क्या कहता है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ द आइटम इज 10% ऑफ द
और परचेज कॉस्ट कितनी है 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 1 पर यूनिट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो इसको डिनोट किया जाता है HC से, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। ओके ओके। अच्छा अब क्या करना है, कहते हैं if it would be required to calculate the economic order quantity for the item to the nearest unit using, अब ये 3 मेथड हैं, तीनों में से कोई सा एक मेथड आ जाएगा। द फर्स्ट मेथड इज टेबुलर मेथड, आपने टेबल के थ्रू जाना है और इसको जाके फाइंड करना है। अब टेबल के थ्रू क्या है कि सबसे पहले ऑर्डर क्वांटिटी आपको पता नहीं है, आपने डिटरमिन करनी है। तो आप लोग टेबल के जरिए जाएंगे और अपनी तरफ से ना कुछ डाटा ज्यूम करो। जैसा कि हम जरा यहां पे चलते हैं, EOQ कौन सी एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या डाटा गिवन है हमारे पास, एनुअल डिमांड इज इक्वल टू 40,000। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 2 एंड होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू of 10 is equal to 1। All right, EOQ डिटरमिन करना है कौन से मेथड से, टेबुलर मेथड। अच्छा वैसे एग्जाम्स में ये बहुत कम यूज होता है, सिर्फ आपको इसका ना पता होना चाहिए कि टेबुलर मेथड बेसिकली क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने पास टेबल बनाना है और उसमें कुछ यूनिट्स अज्यूम कर लेना। तो हमें तो नहीं पता कि हमारा EOQ कहाँ पे आ रहा है, तो हमने कुछ यूनिट्स ऑर्डर साइज हम लोगों ने अज्यूम कर लेने हैं। जैसा कि ऑर्डर क्वांटिटी, ये अजम्पशन पर आ रही है कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक EOQ बन जाएगा, ऑर्डर क्वांटिटी। और इसको डिनोट किया जाता है Q से, Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी। और यहाँ पर ना मतलब आप 4-5 जरा कॉलम बना सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 300, 400 एंड 5 नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर। ऑलराइट ऑलराइट, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या बनेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, कितने ऑर्डर्स बनेंगे, एनुअल डिमांड कितनी है 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, 40,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू, ये देखें 40,000, अब ये तो एनुअल डिमांड थी, डिवाइडेड बाय, अब इसके लिए 300, इसके लिए तो हम क्या करें, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ओके हो गया। अच्छा जब आपने ये किया 40,000 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 134 कर देते हैं। ऑर्डर कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे, और 133 लिखें तो मेरे पास टोटल 40,000 नंबर ऑफ यूनिट नहीं बनेंगे। ओके, तो 134th ऑर्डर पे जाके इसने कंप्लीट हो जाना है। अगर 400 करें तो फिर 100। अब देखिए ऑर्डर साइज इंक्रीज करते जाओ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिक्रीज होते जाएंगे, और अगर 500 नंबर ऑफ यूनिट्स
पर ऑर्डर हम लोग डिमांड करें, तो एनुअल डिमांड को पूरा करने के लिए टोटल कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे? 80। किसी को इशू? इस टेबुलर मेथड में बेसिकली हम लोग ने कंपेयर करना होता है रेलिवेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू इन्वेंट्री। लेकिन रेलिवेंट कॉस्ट यहां पर है हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, मतलब परचेज प्राइस ना लेकर ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? इन टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर जो क्वेश्चन में गिवन थी 2 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, फाइंड कर लिया। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है। ये इसलिए हम लोगों ने फाइंड किया। ये बात समझ आ गई? साथ में इसका कंपैरिजन किस चीज से करना है? होल्डिंग कॉस्ट से। होल्डिंग कॉस्ट कैसे फाइंड की जाती है? होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करने का फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर लेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री है क्या? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर देखो आपने अगला जो लाइन है वो है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी? ऑर्डर साइज मतलब क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ आई? तो मेरे पास यहां पे एवरेज इन्वेंट्री कितनी बनेगी? 150। यहां पर एवरेज इन्वेंट्री कितनी बनेगी? क्या? 200। और यहां पर 250। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? अच्छा अब सुने, अब आपने यहां पर देखनी है अपने पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऊपर थी ऑर्डरिंग, ऊपर हम लोगों ने फाइंड की हुई है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो एनुअल नहीं थी। यहां पर क्या आ रही है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको कैसे डिटरमिन कर डिनोट कैसे करते हैं? एनुअल ए से, और ऑर्डरिंग कॉस्ट को ओसी। AOC means that annual ordering cost। ये बात समझ आ गई? अच्छा, कैसे आएगी ये हमारे पास? इसका फार्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो कि हमारी सिचुएशन में 2 है। ऑलराइट, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स फर्स्ट सिचुएशन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 134। 134 मल्टीप्लाइड बाय 2, 268। फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, 200। 80 मल्टीप्लाइड बाय 2। आपको ये बात समझ आ चुकी है? इजी सा है, इतना मुश्किल चीज नहीं है ये। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास आएगी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को AHC से डिनोट करेंगे। कैसे आएगी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट? शाबाश। एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऑलराइट। अच्छा अब यहां पे देखो, एवरेज इन्वेंट्री फर्स्ट सिचुएशन में कितनी है? 150, और होल्डिंग कॉस्ट
वो कितनी है 1 रुपी, तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी बन जाएगी 150। सेकंड में कितनी बनेगी, थर्ड में कितनी बनेगी। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ चुकी है। नीचे आ जाएगी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। और ये टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कैसे आती है आपके पास, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, यहां से आपके पास टोटल वैल्यू 268 प्लस 150 418। नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज 410। तो अब यहां पर आपने देखनी है टोटल रेलिवेंट कॉस्ट जिसकी मिनिमम हो, वो आपकी ईओक्यू है, वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। गॉट इट। तो किसकी कॉस्ट मिनिमम है, किसकी कॉस्ट मिनिमम है, जिसका ऑर्डर क्वांटिटी 400, तो ये 400 ही ईओक्यू है। ऑलराइट। अच्छा, अब इसकी दूसरी निशानी कि भाई कॉस्ट तो मिनिमम आ ही जाएगी, लेकिन बेसिकली ईओक्यू पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी होल्डिंग कॉस्ट के इक्वल होती है। एक ऐसी क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं ईओक्यू इज द क्वांटिटी वेयर होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब जहां पर अनइक्वल थे ना, वो मेरा ईओक्यू नहीं बना था, लेकिन 400 पर देखो ईओक्यू के लिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल, तो सबसे ज्यादा मिनिमम रेलिवेंट कॉस्ट इसी पोजीशन पर है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे यहाँ ईओक्यू बनेगा, ईओक्यू इज इक्वल टू 400 where annual ordering cost is equal to annual holding cost and relevant cost is minimum। एनी क्वेश्चन? क्या आप लोगों को ये टेबुलर मेथड समझ आ चुके हैं? ये था ईओक्यू को डिटरमिन करने का टेबुलर। क्लियर? क्या करना है, सबसे पहला काम, क्वेश्चन में आपको डाटा प्रोवाइड कर देगा। क्या डाटा देगा, एनुअल डिमांड के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। तो कभी ऐसा होगा कि एग्जैक्ट एनुअल डिमांड बता देगा, कभी ऐसा होगा कि हमने उसको कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा तो एनुअल डिमांड तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हो सकता है मंथली डिमांड बता दे, क्वार्टरली डिमांड बता दे तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लेंगे, वीकली डिमांड बता दे तो मल्टीप्लाइड बाय 52 कर लेंगे, हमें एनुअल डिमांड चाहिए। फिर हम लोग आ जाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर और होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर। डायरेक्ट भी बता सकते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन था तो उसने डायरेक्ट बता दिया, इनडायरेक्ट वे में भी बता सकते हैं कि हम लोग खुद उसको कैलकुलेट करें। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ लिया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी और होल्डिंग कॉस्ट में कौन कौन सी अमाउंट्स हम लोगों ने लेकर आनी है। ऑलराइट, फिर ईओक्यू अगर टेबुलर मेथड पे जाएंगे, हम अपनी तरफ से कोई क्वांटिटी अज्यूम करें, कुछ 3-4 क्वांटिटीज को हम लोग अज्यूम कर लेंगे। उसके मुताबिक ये होगी हमारी ऑर्डर साइज। इसके मुताबिक हम एनुअल ऑर्डर्स को देखेंगे, हम एवरेज इन्वेंट्री को देखेंगे। एनुअल ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट करेंगे तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, और यहां से रेलिवेंट कॉस्ट को डिटरमिन कर लिया जाएगा। ऐसा पॉइंट
जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल आ जाए, वो क्वांटिटी आपके पास ईओक्यू बन जाए। एनी क्वेश्चन? बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां पर अपनी अगर बुक में आप लोग देखें तो इसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन इसने ना क्वांटिटी को बहुत ज्यादा उठा दी। यहां पर देखें 100, 200, 3, 4, 5, 6, 800 एंड 10,000। तो मतलब फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पे जा रहा है। कर बिल्कुल ऐसा ही रहा है कि सबसे पहले ये देखो एवरेज इन्वेंट्री आ गई कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर मतलब एनुअल डिमांड उसने बता दी। तो एनुअल डिमांड कैसे आ रही है आपके पास? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी किया तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आपके पास बन गए। हमने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। जहां से उसने फाइंड की एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, नीचे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड कर ली। ये आ गई टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। तो उसने ये देखें 200 पर बॉक्स बनाया हुआ है, वो 400 नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक आ रहे हैं। रेलिवेंट कॉस्ट देखें बाकी तमाम सिचुएशन में ज्यादा है। 400 सिर्फ आपको मिली जहां पर आपका ऑर्डर साइज 400 का है, तो वही 400 आपकी ईओक्यू बन जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ चुके हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए भाई जब ग्राफ में जाते हैं तो लाजमी बात है 2 डायमेंशनल है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एक्स एक्सिस होता है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वाई एक्सिस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, और उन यूनिट्स की कॉस्ट वो डिपेंड कर रही होती है उनके ऊपर। तो आप लोगों ने कॉस्ट से रेलिवेंट जो डाटा होगा, जैसे होल्डिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, रेलिवेंट कॉस्ट है, इसको आप लोग जाके लिखोगे वाई एक्सिस के ऊपर। और आपकी एवरेज इन्वेंट्री है, आपका पास ऑर्डर साइज है मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, ये आप लोग जाके मेंशन करोगे ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर? और ये जो डाटा यहां पर बेसिकली ये जो टेबल बनाया है, इस टेबल की मदद से आप लोगों ने ये ग्राफ बना लेने हैं। ये ग्राफ आपने अब 3 किस्म के बनाने हैं। एक ग्राफ बनेगा आपके पास होल्डिंग कॉस्ट का, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। दूसरा ग्राफ बनेगा आप लोगों के पास ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तीसरा ग्राफ बनेगा रेलिवेंट। ये बात समझ आई आप लोगों को? बात क्लियर? अच्छा, फिर बात वही है कि जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट को इंटरसेक्ट करे, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट को इंटरसेक्ट करे, ये देखें ये इस पॉइंट पर आपकी रेलिवेंट कॉस्ट मिनिमम होगी, और ये जो क्वांटिटी है ये ईओक्यू कहलाए। उसके नीचे एक्स एक्सिस पर जो आपको क्वांटिटी शो होगी वो कहलाएगी ईओक्यू। अब इसको बेसिकली एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये चीजें इस तरह से बनानी पड़े। ऊपर वाला डाटा ही देखे ना, तो उसने ना यहाँ पे वही ऑर्डर क्वांटिटी अज्यूम किया 100, 200, 300, 4, 5, 600, 800, ये उसने अज्यूम कर लिया। फिर इनका जो मेरे पास बन रही थी एवरेज इन्वेंट्री, वो उसने एवरेज इन्वेंट्री भी इधर ही फाइंड कर ली। उसने ऑर्डर क्वांटिटी और एवरेज इन्वेंट्री दोनों को सेम जगह पे रखा। कहता है कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी 100 की है तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? 50। ऑर्डर क्वांटिटी 200 की है तो एवरेज क्वांटिटी 100, एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी 300 तो एवरेज। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहां पर उसने कॉस्ट रख दी। अब यही रेलिवेंट कॉस्ट भी, यही होल्डिंग कॉस्ट भी, यहीं से हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ले। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर फर्स्ट सिचुएशन में आकर, बात सुनिएगा जरा भाई। ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर बात करूं, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे जैसे ऑर्डर साइज इंक्रीज होता जाएगा, क्या जैसे जैसे ऑर्डर साइज इंक्रीज होता जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिक्रीज हो जाएंगे। Am I right?
जैसे जैसे ऑर्डर साइज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिक्रीज हो जाएंगे। बात समझ आई? ये देखो, ये किया था, ये ऑर्डर साइज इंक्रीज कर रहे थे, तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे वो डिक्रीज हो रहे थे। यहां तक की बात समझ आ गई? तो ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो तो सेम है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ऑर्डर साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज होगी। नहीं समझ आए? जैसे जैसे ऑर्डर साइज इंक्रीज करेंगे, एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर डिक्रीज हो जाएंगे, तो क्या उनकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज नहीं हो जाएगी फिर? तो अब यहां पर अगर गौर करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट भाई स्टार्ट में 268 की थी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 134 के थे, फिर 200 की हुई जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स 100 हो गए, 160 की हुई जब नंबर ऑफ ऑर्डर 50 हो गए। कब? जब ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ डाउनवर्ड मूव करेगा। क्वांटिटी के इंक्रीज करने से ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। बात समझ आई है? इसका बात क्लियर है ये वाली? किसी को डाउट? अच्छा, इसका बिल्कुल उलट देखो। अगर मैं बात करूं होल्डिंग कॉस्ट की, मैं अगर कम क्वांटिटी मंगवाता हूं तो भाई होल्डिंग कॉस्ट भी तो थोड़ी आएगी, होल्डिंग कॉस्ट भी तो कम आएगी ना अगर कम क्वांटिटी मंगवाएं। अगर ज्यादा क्वांटिटी मंगवाता हूं, एवरेज इन्वेंटरी भी ज्यादा होगी, होल्डिंग कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में आप लोग जाकर देखें, देखो भाई 300 यूनिट अगर मैं ऑर्डर करता था तो एवरेज क्या आ रही थी? 150। तो मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट क्या बन रही थी? 150। जब मैंने 400 यूनिट्स ऑर्डर किए, एवरेज क्या बनी? 200। और होल्डिंग कॉस्ट क्या बनी? तो अब ऑर्डर के ये जो ऑर्डर साइज है, ऑर्डर क्वांटिटी के इंक्रीज करने से एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, एवरेज इन्वेंट्री के इंक्रीज करने से एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। कैसा है? तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड मूव करेगा, ये होल्डिंग कॉस्ट। बात क्लियर? बात क्लियर? अब जब रेलिवेंट कॉस्ट आएंगे, वो तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, तो रेलिवेंट कॉस्ट हमेशा इन दोनों ग्राफ से ऊपर रहेगी, इनको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इनको टच नहीं करेगी, इन दोनों से ऊपर रहेगी, क्योंकि इन दोनों का सम आपके पास वो रेलिवेंट कॉस्ट बनेगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये है आपकी रेलिवेंट कॉस्ट। क्लियर? अब ईओक्यू को डिटरमिन कैसे करना है? आपने देखना है होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप देखिए ये वाला पॉइंट है, और अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो सबसे ज्यादा रेलिवेंट कॉस्ट कम इधर ही है, 400। और ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों इक्वल हैं, 200 के। गॉट इट? और ये पॉइंट आपके पास बनेगा आपका ई ओ क्यू। कर लेंगे डिटरमिन, हो जाएगा। बात समझ आ गई सब बच्चों को? चलें, गुड। एंड द थर्ड मेथड जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है फार्मूला। फार्मूले मेथड में ना ये कुछ एब्रीविएशन यूज करता है, तो सबसे पहले वो आपको बता रहे हैं, कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं तो वो बता रहे हैं। जैसे कि उसने कहा कि भाई एनुअल डिमांड को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, तो कहते हैं जहां पर ए मैं लिखूं तो समझ लेना ये एनुअल डिमांड है, जहां पे मैं क्यू लिखूं तो उसे समझ लेना क्वांटिटी पर ऑर्डर। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है ये वो ईओक्यू हो, वो तो डिटरमिन करना है हम लोगों ने। जैसे अब यहां पर क्वांटिटी पर ऑर्डर क्यू 300, 400, 500, सारे तो ईओक्यू नहीं थे ना। ईओक्यू तो इनमें से कोई एक होगा जिस पर हमारी रेलिवेंट कॉस्ट कम हो, तो क्यू से मुराद होगा क्वांटिटी पर ऑर्डर।
फिर क्या कहता है, कहता है कॉस्ट पर ऑर्डर को डिनोट करेंगे ओ सी से, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट को डिनोट करेंगे एच सी से, एवरेज इन्वेंट्री हम लोग फाइंड करेंगे ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एओसी, और ये कैसे आएगी हमारे पास, कहता है जब, अब देखें ए डिवाइडेड बाय क्यू, क्या मतलब, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, तो ऐसा नहीं है जैसे ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स बन जाएंगे, A divided by Q is equal to number of orders multiplied by ordering cost per unit is equal to annual ordering cost. Okay. Next one, annual holding cost. तो annual holding cost कैसे आएगी, हम लोगों ने एवरेज क्वांटिटी, एवरेज कैसे आएगी, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट के साथ, तो आपके पास आएगी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो रेलिवेंट कॉस्ट, टीआरसी स्टैंड्स फॉर टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो परचेज प्राइस शामिल हो जाएगी, अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो परचेज प्राइस शामिल हो जाएगी, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट की बात करें तो परचेज प्राइस शामिल नहीं होगी। ये दोनों में डिफरेंस है। रेलिवेंट कॉस्ट में सिर्फ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। अब देखिए कितना मुश्किल करके उसने बता दिया, ये बेसिकली क्या है, एनुअल, ये देखे ना, ये आपके पास आ गया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला, ये देखो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला, प्लस किया उसमें एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, इन दोनों को यहां पे आके लिख, हम कह सकते हैं टोटल रेलिवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट प्लस एनुअल, यह तो कोई मसला। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपको ये चीजें मिल जाएं, आपने जाके ईओक्यू के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और वो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड। अब इसको एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं पढ़ना, ए अलग है ओ सी अलग है, इन्हें चाहिए था मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते हैं, अदरवाइज वो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट नजर आ रही होती है। अब यहां पर हमने क्या करना है, एनुअल डिमांड, ए स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑलराइट, एंड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। डन। आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी डिवाइडेड बाय एच सी। अब शायद ज्यादा अच्छे तरीके से ये आपसे पढ़ा जाए, अदरवाइज अगर डायरेक्ट पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो नहीं है, ये एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 की जगह पे 2, एनुअल डिमांड कितनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी आ रही थी 2, एंड होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही थी हमारे पास, क्या 10% ऑफ परचेज प्राइस, और जाके इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ गया EOC। ओके, the best way to calculate economic order quantity is using formula, right? अच्छा, अब इसकी आ गई कुछ assumptions, मतलब कहते हैं कि भाई EOQ हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता, इसके लिए EOQ के लिए हमने कुछ चीजें ना अज्यूम की है। अच्छा, इन अजम्पशन में अगर आप लोग देखें ना तो टोटल 5 हैं अजम्पशन, इसी से हमारा एक और थ्योरी का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपने याद रखनी है, ये आपके ना फिंगर टिप्स पर, क्योंकि ईओक्यू का जब भी क्वेश्चन देगा तो उसका कुछ दिमाग का पता नहीं चलना कि बी ऑप्शन या ए ऑप्शन हो अजम्पशन ऑफ ईओक्यू, ये आपने बतानी है, और वो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन होता है।
अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है, इधर कुछ चीजें हमने अज्यूम की थी, उनमें सबसे पहली अजम्पशन है कि हम लोगों ने भाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट को कांस्टेंट कर दिया। मतलब हम लोग इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नहीं ले रहे, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले पूरे साल के लिए हमारे पास जो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो कांस्टेंट है। सेम केस विद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो भी हम लोगों ने कांस्टेंट ले ली है। सेम केस विद एनुअल डिमांड, परफेक्टली सर्टेन। मतलब बेसिकली तो एनुअल डिमांड हमारी अजम्पशन है, लेकिन वो कहता है कि वो जो आपकी अजम्पशन है ना, वो विद परफेक्ट सर्टेनिटी के साथ है। मींस दैट आपकी अजम्पशन गलत नहीं होने वाली। आपने अगर 40,000 नंबर ऑफ यूनिट्स पर एनम एनुअल डिमांड बताई है ना, तो वो 40 ही है, वो कम ज्यादा नहीं हो रही। तो अगर आप लोग देखना, तीन आप लोगों को जो अजम्पशन मिल रही हैं वो तो आपके फार्मूले से ही मिल जाती हैं। क्या एक यूज कर रहे थे होल्डिंग कॉस्ट, क्या है तो कि होल्डिंग कॉस्ट इज कांस्टेंट। दूसरा यूज कर रहे थे ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या है तो कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट। तीसरा यूज कर रहे थे एनुअल डिमांड, क्या है तो कि एनुअल डिमांड इज विद परफेक्ट सर्टेनिटी। हाँ जी, यहां तक की थ्योरी क्लियर हो गई है। अच्छा फिर देखो, फिर क्या कहता है। अब जैसे उसने कहा था कि होल्डिंग कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस की परसेंटेज है, 10% ऑफ परचेज प्राइस। लेकिन अगर परचेज प्राइस में मुझे डिस्काउंट्स मिल गए तो क्या होल्डिंग कॉस्ट ने सेम रहना है? परचेज प्राइस में मुझे डिस्काउंट मिल गया, सपोज के 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो 10 रुपए की चीज मुझे 9 रुपए की मिलेगी, तो क्या होल्डिंग कॉस्ट 1 रुपये होगी? तो होल्डिंग कॉस्ट क्या आएगी? 0.9। चेंज नहीं हो गई। क्यों चेंज हुई है? तो हमारी यह भी असम्पशन होगी कि हमें किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं मिला। ऑलराइट, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया तो हो सकता है हमारी होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो जाए। तो हम लोग ये भी अज्यूम करेंगे कि हमें किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं मिलना। बात क्लियर? बात क्लियर? फिर तीसरी चीज, आप एवरेज क्वांटिटी यूज कर रहे थे, एम आई राइट? एवरेज क्वांटिटी यूज कर रहे हो, तो क्या ये जरूरी है कि पूरा साल आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेम लेवल पे रहे, एवरेज बिल्कुल सेम सेम रहे? क्या ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो यहां पे हमारी assumption क्या है? तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेरी जो डेली की एवरेज का यूज, जो इन्वेंट्री का यूजेज है वो कांस्टेंट है। तो मेरी जो इन्वेंट्री है ऑन एवरेज वो कांस्टेंट रहती है, एक जैसी। और वो फिर हम लोग कैसे अज्यूम करते हैं? ये जब हमारी ये assumption बन जाती है ना कि यूजेज ऑफ इन्वेंट्री इज कांस्टेंट, तो एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने का फार्मूला बन जाता है ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, कि हाफ ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी मेरी एवरेज इन्वेंट्री। अजम्पशन क्या होगी कि जो इन्वेंट्री का यूजेज है वो ऑन कांस्टेंट बेसिस, कि अगर फर्स्ट डे में मैं सपोज कि 100 यूनिट्स इन्वेंट्री यूज करता हूँ, सेकंड में भी 100 है, थर्ड में भी 100 है, फोर्थ में भी 100 है, डेली बेसिस में 100 यूनिट यूज करता हूँ। क्लियर? तो क्या चीज ये देखो, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, कैसे, क्यू डिवाइडेड बाय 2, as the stock is consumed at a constant rate through the period। तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज इन्वेंट्री, जब आपकी ये assumption होती है कि हम लोग स्टॉक को कंज्यूम कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट रेट, तब एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला बन जाता है हमारे पास हाफ ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी। बात क्लियर? कितनी assumption है? 5। कौन कौन सी? सबसे पहली, देखो फार्मूले पे चले जाना। फार्मूले पे सबसे पहली चीज, आप लोग देखो एनुअल डिमांड आपके पास मौजूद है, तो एनुअल डिमांड की बात कर लो कि एनुअल डिमांड को आप लोगों ने सेम रखना है विथ परफेक्ट सर्टेनिटी। ये लास्ट वाली लाइन, डिमांड ऑफ इट्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स, मतलब जो रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं और उससे जो फिनिश्ड गुड्स बना के जो हम लोग सेल कर रहे हैं वो कैन बी प्रिडिक्टेड विद परफेक्ट सर्टेनिटी। मतलब कहता है, लाजिम बात है, डिमांड का ताल्लुक होता है कि भाई मेरी टोटल सेल्स कितनी है, वो assumption आई मेरे पास,
उन सेल्स के लिए मुझे प्रोडक्शन कितनी करनी है, तो रॉ मटेरियल का मंगवाना, वो कहता है वो जो आपकी अजम्पशन है वो विद परफेक्ट सर्टेनिटी के साथ है। एनुअल डिमांड की समझ आ गई। एनुअल डिमांड के साथ और क्या चीज थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट। फिर और क्या चीज थी, होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। अच्छा, फिर हमने बता देना एवरेज इन्वेंट्री के बारे में। हम लोग कहेंगे एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी एज द स्टॉक इज कंज्यूम्ड एट कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द पीरियड। ऑलराइट, और क्या चीज आपके पास रह गई यहां पर, किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं। बात क्लियर हो गई, थ्योरी में कोई मसला। चले अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 और जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके दें। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 को जरा अच्छे तरीके से पढ़ें, इसको जरा सॉल्व करें। क्या चीज आ रहा है, टेकिंग द डाटा। अब एग्जांपल नंबर 4 का ही डाटा लेंगे। क्या था एग्जांपल नंबर 4 का डाटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी, 2 रुपीज, होल्डिंग कॉस्ट 1 रुपी और एनुअल डिमांड 40,000। तो कहता है इफेक्ट बताना है आपने, इंक्रीज है डिक्रीज है किस चीज में, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट में अगर इंक्रीज आ जाए तो ईओक्यू पे क्या फर्क पड़ेगा और टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर यहां पे गौर करें तो वो आपसे कह रहा है, अभी के लिए अज्यूम कर रहा है, कहते हैं जो 10% हम लोगों ने परचेज प्राइस की होल्डिंग कॉस्ट रखी थी ना, अब उसको 10 ना कर, अब उसको क्या कर दो, तो अगर मैं 15% करूंगा तो मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी, 1.5। तो जैसे ही 1.5 जाके पुट करो, ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम, और ईओक्यू के फार्मूले में जाऊं तो मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट के इंक्रीज करने से ईओक्यू डिक्रीज हो जाएगा। पहले 400 था, अब 327 है। पहले 40,000 की डिमांड के लिए मैं ऑर्डर करता था 400 यूनिट्स, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाते थे, 100। 40,000 डिवाइडेड बाय 400, 100 ऑर्डर्स होते थे। अब मैं कम क्वांटिटी उसको ऑर्डर करने जा रहा हूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज नहीं हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे पास कितने बन जाएंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 326, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बन गए, जो भी बन गए, बेसिकली 327 वैसे कर लेना चाहिए था, जो भी ऑर्डर्स बन गए मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही थी 2, तो ये बन जाएगी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, अब ये अगर चेंज देखो, पहले एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी 200, लेकिन अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स के इंक्रीज करने से एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट के इंक्रीज करने से ईओक्यू डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आई है, ये इफेक्ट सिर्फ बताना था। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसी बातें भी पूछी जा सकती हैं, इफेक्ट ऑन ईओक्यू ऑफ, वो कोई भी चेंज दे सकता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी चेंज दे सकता है, होल्डिंग कॉस्ट में भी चेंज दे सकता है, एनुअल डिमांड में चेंज दे सकता है। तो हम लोग बिफोर एंड आफ्टर के इफेक्ट्स को देखेंगे और उसके बाद बता देंगे कि इसमें इंक्रीज है या डिक्रीज है। यहां तक बात क्लियर, ओके। अच्छा, आप लोगों ने ना एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कर लेनी है और बस 6 ही सॉल्व कर लेनी है, और जितना हम लोगों ने पढ़ा इसको जरा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।